हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने कक्षा 11वीं की इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की किताब के बारे में बात की थी, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 12वीं की पहली किताब है जिसका नाम है वृष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। इसे आप लोग माइक्रो के नाम से भी जानते हैं, माइक्रो इकोनॉमी। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसमें क्या पढ़ना है और किस तरह से आप लोग पढ़ेंगे। और अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तब आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी किताबें आपके एग्जाम के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आपको एक समझ बनाती हैं, एक आप देखिए कि आपकी सोच विकसित होती है और इससे आप देखिए कि नींव भरी जाती है, नींव विकसित करती है। और जब आप लोग स्पेशल किताबें पढ़ते हैं ना, तो वहाँ काफ़ी आपको मदद भी मिलती है। और आप देखेंगे कि ये आपको प्रीलिम्स हो, इंटरव्यू हो, मुख्य परीक्षा हो, हर जगह फ़ायदा भी देती हैं। और अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और आपको कुछ भी पता नहीं है, कोई भी डाउट है इसके बारे में, एग्जाम के बारे में, तो आपके लिए बहुत सारी क्लासें ली हुई है। और यूपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जो क्लासें पड़ी हुई हैं उसे देख लीजिएगा, चाहे फॉर्म भरने को लेकर हो, तैयारी को लेकर हो, प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, ऑप्शनल के सिलेबस की बात कर लीजिए या पुराने क्वेश्चन पेपर की बात कर लीजिए, सबके बारे में हम लोगों ने बात की हुई है। एमपीपीएससी वालों के लिए भी कुछ क्लासें ली हुई है। एमपीपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची है इसमें डली हुई है, तो उन्हें जाकर देख लीजिएगा। अगर आप लोग दुकान से किताब खरीदने जाएंगे ना, तो इस तरह का आपको कवर पेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग जाकर खरीद सकते हैं। और अगर आप लोग पीडीएफ के रूप में पढ़ सकते हैं इसे, तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी गई है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। वृष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, और एक कक्षा 12वीं के लिए अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक है। और इसको जब आप लोग देखेंगे ना, तो उससे पहले आप लोगों को कुछ शब्दों की परिभाषा, शब्दावली दी होगी, तो उन्हें भी देख सकते हैं आप लोग। औसत लागत क्या होती है, और यही सब तो आप लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं। और एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो इकोनॉमी आपको आनी चाहिए, समझ आना चाहिए। लागत, खर्च क्या हो रहा है, फायदा क्या होगा, ये सब आप लोग ध्यान देते हैं ना जब बिजनेस करते हैं। औसत लागत की बात करें तो निर्गत की प्रति इकाई की कुल लागत आप लोग देखेंगे। औसत औसत स्थिर लागत की बात करें तो निर्गत की प्रति इकाई की कुल स्थिर लागत होती है। औसत उत्पाद तो परिवर्ती लागत की प्रति इकाई निर्गत। औसत संप्राप्ति निर्गत की प्रति इकाई की कुल प्राप्ति। औसत परिवर्ती लागत निर्गत की प्रति इकाई की कुल परिवर्ती लाभ। आलाभ बिंदु पूर्व वक्र पर वह बिंदु जिस पर किसी फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। बजट रेखा, इनसे इसके अंतर्गत वे सभी बंडल आते हैं जिनकी कीमत उपभोक्ता की आय के ठीक बराबर हो। और बजट, अगर हम सेट की बात करें तो बजट सेट उन सभी बंडलों का समूह होता है जिन्हें वर्तमान बाजार कीमतों पर कोई उपभोक्ता खरीद सकता है। स्थिर अनुमापी प्रतिफल उत्पादन फलन का एक गुणन है जो उस स्थिति में होता है जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि करने पर निर्गत में वृद्धि उसी अनुपात में होती है। ये सभी आप लोग सब देख लीजिएगा। और संतुलन संतुलन वह स्थिति होती है जब बाजार के सभी उपभोक्ताओं और फर्मों की योजनाएं एक समान होती हैं। बजट आप लोग पढ़ते रहते होंगे, आप लोग मुद्रास्फीति पढ़ते होंगे, तो ये सब आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। मांग का नियम, यदि किसी वस्तु के लिए किसी उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में उसकी आय जाती है, तब उस वस्तु की कीमत के साथ उपभोक्ता की मांग का विपरीत संबंध होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इन सब शब्दों की आपको परिभाषा मालूम हो रहेगी, और जिससे आप लोग देखेंगे आपको आसानी हुई होगी। सामान्य लाभ, लाभ का वह स्तर जिस पर किसी फर्म को केवल उसकी सुनिश्चित लागतें और अवसर लागतें ही प्राप्त होती हैं, उसे सामान्य लाभ कहते हैं आप लोग। लाभ यह किसी फर्म की कुल संप्राप्ति और उसकी कुल उत्पादन लागत के बीच का अंतर होता है। तो ये शब्द देख लीजिए, इनकी परिभाषा आप लोग। और देखिए, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा ये किताबें लिखी जाती हैं। बहुत ही आप देखिए कि रिसर्च करके लिखी जाती हैं, और इसलिए बड़े विश्वसनीय आंकड़े भी इसमें रहते हैं। और एक खरीद जाए, आप लोग खरीदेंगे यहाँ किताब, तो 70 रुपये कीमत रखी गई है, बड़ी मामूली की कीमत रखी जाती है।
देखिए पाठ्य पुस्तक निर्माण में जिन समितियों का योगदान है, जो लोगों का योगदान है, उनके नाम यहाँ देखेंगे, पढ़ेंगे आप लोग। देखिए विषय सूची क्या क्या पढ़ना है आपको इसमें। परिचय एक आप लोग देखेंगे, इसमें सामान्य अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था देखेंगे, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं देखेंगे, आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन, केंद्रीकृत योजनाएं, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, सकारात्मक और आदर्शक अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र, पुस्तक की योजना, ये सब आप लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 में। अध्याय 2 में आप लोग उपभोक्ता के व्यवहार और सिद्धांत को देखेंगे। उपयोगिता, इसमें आप देखेंगे गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, उपभोक्ता का बजट सेट व बजट रेखा, बजट सेट में बदलाव, उपभोक्ता का इष्टतम चयन, मांग वक्र देखेंगे, मांग का नियम देखेंगे, अनधिमान वक्रों और तथा बजट बाध्यताओं से मांग वक्रीति की व्युत्पत्ति, सामान्य तथा निम्न स्तरीय वस्तुएं, स्थापन तथा पूरक, मांग वक्र में शिफ्ट, मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र में शिफ्ट। फिर आप देखेंगे बाजार मांग की लॉच, रैखिक मांग वक्र की दिशा में लोच, किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लॉच को निर्धारित करने वाले कारक, लोच और व्यय आप देखेंगे। और अध्याय 3 में लागत, उत्पादन और लागत, उत्पादन फलन, अल्पकाल तथा दीर्घकाल। और फिर आप लोग देखेंगे कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद देखेंगे। ह्रासमान सीमांत उत्पादन नियम और परिवर्ती और अनुपात नियम देखेंगे। कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद, बाकी की आकृतियां, पैमाने का प्रतिफल। लागत में आप देखेंगे अल्पकालीन लागत, दीर्घकालीन लागत। और फिर आप देखें पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, परिभाषिक लक्षण, संप्राप्ति, लाभ अधिकतम, स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3, लाभ अधिकतमीकरण समस्या, आरेख द्वारा प्रदर्शन, ये सभी आप लोग देखेंगे। और अगर आप लोग शुरुआत से एनसीईआरटी किताबें पढ़ते हैं ना सभी, तो कोई परेशानी भी नहीं होगी। बड़े सरल शब्दों में ये सभी किताबें लिखी गई हैं। एक फर्म का पूर्ति चक्र, एक फर्म की अल्पकालीन पूर्ति चक्र, एक फर्म का दीर्घकालिक पूर्ति चक्र, उत्पादन बंदी बिंदु, सामान्य लाभ आलाभ बिंदु। फिर आप देखेंगे कि फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारित तत्व, प्रौद्योगिकी प्रगति, आगत कीमतें, बाजार पूर्ति वक्र, पूर्ति की कीमत लोच, ये आप देखेंगे। फिर बाजार संतुलन अधिमांग और अधिपूर्ति, बाजार संतुलन, फर्मों की स्थिति, स्थिर संख्या, बाजार संतुलन, निर्बाध प्रवेश, बहिर्गमन, अनुपयोग देखेंगे, उच्चतम निर्धारित कीमत, निम्नतम निर्धारित कीमत, स्पर्धा रहित बाजार, और इसमें वस्तु बाजार से सामान्य एकाधिकार, बाजार मांग वक्र, औसत संप्राप्ति वक्र, कुल औसत तथा सीमांत संप्राप्तियां, सीमांत संप्राप्ति और मांग की कीमत लोच, एकाधिकार फर्म का अल्पकालीन संतुलन, अन्य पूर्ण प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा, अल्पाधिकार में फर्म कैसे व्यवहार करती है, ये सब आप देखेंगे। फिर कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां आपको दी होती हैं, तो उन शब्दावलियों को भी देखते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 5 चैप्टर आप कितने 5-6 चैप्टर आपको इसमें कवर करना है। पहला चैप्टर देख लेते हैं, एक नज़र हम लोग डाल देते हैं, पढ़ने वाले नहीं है, पढ़िए आप लोग। अगर कहीं कोई परेशानी रहती है तो आप लोग जरूर बताइएगा मुझे। और आप लोगों से हर बार बोल रहा हूँ कि इन किताबों को जब आप लोग पढ़ते हैं तो 2-4 बातें आप लोगों को मुझे लगता है याद रखना चाहिए। एक तो आप लोगों को यही याद रखना चाहिए, जब भी कोई किताब पढ़ते हैं तो पहली बार उसे पढ़ते समय कोई नोट्स मत बनाया करिएगा, कोई काटी पीटी मत किया करिएगा। पहली बार केवल ओवरव्यू ले लिया करिएगा, उसका एक सामान्य जानकारी के लिए देखा करिएगा, बड़ा ध्यान लगाकर एक एक लाइन को, एक एक पैराग्राफ को, कहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या कहा जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। फिर आप लोग 1 से 2 बार पढ़ेंगे ना किताबें, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किन पॉइंटों का आपको नोट्स बनाना है। और मैं बार बार ये भी बोलता हूँ कि अधिकतम नोट्स बनाने का काम आपको अपने दिमाग में करना है। और जो पॉइंट आपको लगते हैं कि रिवीजन के लिए ज़रूरत पड़ेगी, पेपर जब नज़दीक होंगे, तो उस समय आप लोग नोट्स उन्हें बना लीजिए और उनका रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। और कोई भी एनसीईआरटी की किताब आप लोग उठाते हैं तो पहले एक सब्जेक्ट उठाइए, उसकी कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की सभी किताबें कवर कर दीजिए। फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, उसकी सभी किताबें खत्म करिए। तो एक तरह से आप लोगों को बहुत ही बेहतर समझ में भी आएगा, समझ पाएंगे आप लोग। और इसमें जो अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आप लोग चैप्टर पढ़ने से पहले उन्हें पढ़ लिया करिएगा, और फिर चैप्टर खत्म होता है उसके बाद उनके आंसर देने की कोशिश किया करिएगा। ये आप देखिए अध्याय 1 है।
और देखिए व्यष्टि मतलब छोटे स्तर पर, और समष्टि मतलब होता है बड़े स्तर पर अर्थ व्यवस्था की बात करना, ठीक है। उसके शब्द से ही आपको मालूम चलता है। और इसमें कोई मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है मिलेगा जो आपको समझ में ना आए, अगर आप लोगों ने सभी किताबें अच्छे से कवर की हुई हैं तो। देखिए अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इन्हें भी आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे कक्षा 12वीं की पहली किताब कवर हो जाती है, जिसका नाम है क्या, वृष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय है एक तरह से। अगली क्लास में हम लोग कक्षा 12वीं की ही इकोनॉमी की दूसरी किताब है समष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपके कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग नीचे भेज सकते हैं।